यह कहानी मलनपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां राजू नाम का एक किसान रहता था और उसके परिवार में उसकी पत्नी सीमा और बेटी चमेली थी, जिनके साथ वह बहुत खुशी खुशी रहता था। राजू के पास गांव में अपनी एक छोटी सी जमीन थी, जहां वह मेहनत से खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन अब उसकी जमीन पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल का उत्पादन कम होता गया, जैसे मिट्टी का दिल टूट गया हो। एक दिन इसी चिंता में डूबा राजू अपने खेत के किनारे बैठा था और कमाई का कोई नया रास्ता सोचने लगा। धीरे धीरे मेरी जमीन से फसलें कम होती जा रही हैं। अब मुझे या तो दूसरी जमीन पर काम करना होगा या कमाने का कोई और जरिया ढूंढना होगा। अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता। चलो एक बार सीमा से जाकर पूछता हूँ, वह क्या कहती है। सीमा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, तुम्हारी राय जाननी है। तुम तो जानती हो हमारी जमीन पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही है, और अगर मैं ज्यादा खाद या कुछ और डालने की कोशिश करूंगा तो मिट्टी और भी खराब हो जाएगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ समय के लिए इस जमीन पर खेती करना छोड़ दूं। हाँ, यह ठीक है। इससे जमीन भी सही होगी और फिर इसकी फसल भी। हाँ, पर तब तक मैं क्या करूं? क्योंकि मेरे पास दूसरी जमीन नहीं है। घर का खर्च कहाँ से लाऊंगा? फिर आप गांव के सेठ काका से मिलने जाइए, वे आपकी जरूर मदद करेंगे। हाँ सीमा, तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि अगर काका कोई नया काम भी बोलेंगे तो उसमें भी मेरी मदद करेंगे। मैं कल सुबह मिलने उनके घर चला जाऊंगा। राजू जमींदार के घर जाता है और ऊंची आवाज में उन्हें बुलाता है। आवाज सुनकर जमींदार बाहर चला आता है। राजू बेटा, सब ठीक तो है? कैसे आना हुआ? बोलो। काका, आपकी मदद चाहिए। मैंने पूरी जिंदगी खेती की है, लेकिन अब मेरी जमीन से फसल कम होती जा रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, घर कैसे चलाऊं? खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना? गांव के बाहर मेरी एक जमीन है, तुम उसमें खेती करो। इस बहाने तुम मेरी जमीन की देखभाल भी करोगे और अपना घर भी चलाओगे। शुक्रिया काका, मैं कल से खेत पर काम करने जाऊंगा और मन लगाकर मेहनत करूंगा। राजू घर पहुंचकर सीमा को सारी बात बता देता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब कि आपकी सारी चिंता खत्म हो गई। अब मैं काका की जमीन पर खूब मेहनत करूंगा। और हाँ, जमीन गांव के बाहर है। अगर मुझे आने में देर हो गई तो आप और चमेली खाना खाकर सो जाना, मेरा इंतजार मत करना। चलो, अब पहुंच गया तो फटाफट खेत पर काम करना शुरू कर देता हूँ। राजू अपनी कुदाल लेकर खेत पर काम करना शुरू कर देता है। राजू को काम करते हुए अभी कुछ ही समय हुआ था कि तभी पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता है। राजू तड़प तड़प कर बेहोश हो जाता है। गांव से दूर होने की वजह से किसी को पता नहीं चलता। रात काफी हो गई थी और सीमा राजू का इंतजार कर रही थी। माँ को इतना परेशान देखकर चमेली ने पूछा, क्या हुआ है माँ? पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? वे कहाँ गए हैं? बेटी, तुम्हारे पिताजी आज जमींदार काका के गांव से बाहर वाले खेत में काम करने गए हैं। उन्होंने कहा भी था कि उन्हें आने में देर हो सकती है, लेकिन अब तो कुछ ज्यादा ही समय बीत गया है। माँ, आप क्यों चिंता कर रही हो? अगर पिताजी ने कहा है कि उन्हें आने में देर होगी तो उन्होंने सोच समझ कर ही कहा होगा। आप जाकर सो जाइए। चमेली की बात सुनकर सीमा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। सीमा देखता है कि अब तक राजू नहीं आया है, तो वह परेशान होकर जमींदार के घर की ओर जाता है। हाँ बेटी सीमा, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? चाचा, राजू कल आपके गांव के बाहर वाले खेत में काम करने गया था, अभी तक नहीं लौटा। क्या कह रही हो बेटी? अभी तक नहीं आया? हाँ चाचा, वे अभी तक नहीं आए। जाते समय उन्होंने कहा था कि रात को देर से आऊंगा, लेकिन अब तो रात बीतकर सुबह हो गई और वे नहीं आए। मुझे थोड़ा समय दो, मैं किसी को भेजकर राजू का पता करता हूँ। जमींदार तुरंत अपने आदमी गणेशम को गांव के बाहर वाले खेत की तरफ भेजता है। कुछ समय बाद गणेशम जमींदार के खेत पर पहुंच जाता है। वहां सब कुछ देखकर परेशान हो जाता है। यह क्या? राजू का सारा शरीर नीला पड़ चुका है। मुझे लगता है
किसी सांप ने काट लिया है। मुझे तुरंत जमींदार को यह बात बतानी पड़ेगी। घनश्याम दौड़ते हुए जमींदार के घर की तरफ निकल जाता है। घनश्याम ने जमींदार और सीमा को पूरी बात बताई जो उसने वहां देखी थी। जमींदार ने उसे गांव के डॉक्टर को लाने के लिए भेजा और खुद जमींदार सीमा को अपने साथ लेकर गांव के बाहर वाली जमीन की तरफ निकल पड़े। जमींदार और सीमा जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजू जमीन पर बेहोश गिरा पड़ा है और उसका शरीर नीला पड़ गया है। सीमा राजू के सिर के पास बैठकर रोने लगी। तभी वहां डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर के आते ही सीमा वहां से उठ जाती है और डॉक्टर राजू की हालत का जायजा लेते हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब? राजू की हालत अब कैसी है? देखिए जमींदार जी, मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता, लेकिन राजू की हालत बहुत खराब है। वैसे मैंने जहर को खत्म करने वाली दवा दी थी, परंतु जहर शरीर के अंदर ज्यादा समय तक रह गया है, जिसकी वजह से वह कोमा में चला गया है। डॉक्टर जी, तो फिर अब हम क्या करें? राजू कब ठीक होगा और कैसे ठीक होगा? देखो, मैं अभी के लिए कुछ दवा दे रहा हूं, सुबह शाम इसे देते रहो। ये धीरे धीरे जहर को खत्म कर देंगी। बाकी सब ऊपर वाले के भरोसे पर है। डॉक्टर राजू की हालत का जायजा लेकर और दवा देकर वहां से चले गए। फिर कुछ गांव वाले राजू को उसके घर लाकर बिस्तर पर लिटा देते हैं। देखो बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम राजू की अच्छे से देखभाल करना, देखना वह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और अगर तुम्हें किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना। मैं हर महीने तुम्हारे लिए पैसे भेजता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। आप इस मुश्किल वक्त में हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। जमींदार सीमा को दिलासा देकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। जमींदार के जाने के बाद चमेली आ जाती है। अपने पिताजी की हालत देखकर सीमा से उसका कारण पूछने लगती है। माँ, पिताजी को क्या हुआ? वो कब ठीक होंगे? बेटा, उन्हें जहरीले सांप ने काटा है और अब वो कोमा में है। डॉक्टर ने दवाई दी है। उम्मीद है कि वे बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। माँ, आप बस पिताजी का और घर का ख्याल रखो। आज से मैं खेत में काम करके घर चलाऊंगी। तुम अकेली कितने काम करोगी? नहीं बेटी, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं घर संभाल लूंगी। तुम्हारे पिताजी का सपना है तुम्हारी पढ़ाई। फिर सीमा चमेली को पढ़ने भेज देती है। फिर सीमा सोचने लगती कि मुझे अब घर चलाने और चमेली की पढ़ाई के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं राजू के ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकती। अगली सुबह सीमा सीधे जमींदार से मिलने पहुंच जाती है। बताओ बेटी, कैसे आना हुआ? और हाँ, राजू की तबीयत कैसी है? काका, राजू की तबीयत अभी तक तो वैसी ही है। मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी, इसीलिए आपसे मिलने चली आई। हाँ बोलो ना बेटी, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? काका, जो जमीन आपने राजू को दिया था, आप मुझे उस पर काम करने की इजाजत दे दें, ताकि मैं उस पर काम करके अपने घर का खर्च और चमेली की पढ़ाई करा सकूं। बेटी, पर तुम्हें वहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, तुम्हारे घर के लिए जो भी खर्च लगेगा हर महीने भेज दिया करूँगा। नहीं काका, आपने अब तक हमारी बहुत मदद की है। बस अब आप मुझे खेत में काम करने की इजाजत दीजिए। मैं खुद काम करके घर चलाऊंगी। जमींदार सीमा को भद समझाने की कोशिश करता है, पर सीमा उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। ठीक है बेटी, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, पर वो खेत बहुत दूर है। तुम गांव के अंदर मेरी एक जमीन है, वहां काम करो, ताकि काम के साथ तुम राजू का ख्याल रख सको। सीमा खुशी खुशी मान जाती है और जमींदार का शुक्रिया अदा करती है। सीमा ने जमींदार के गांव के अंदर वाले खेत पर काम करना शुरू किया। वह सुबह खेत पर काम करती और दोपहर के बाद गांव के घरों में सफाई और खाना बनाने जैसे छोटे मोटे काम करने जाती। धीरे धीरे सीमा की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में अच्छी फसल हुई, जिससे उसका घर चलने लगा, और जो पैसे वह दूसरों के घरों में कमाती थी वह चमेली की पढ़ाई में लगाने लगी। बेटी, मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। ये तुम्हारे पापा का सपना है। तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैं हर मुश्किल को पार कर लूंगी। माँ, मैं कड़ी मेहनत करूंगी। एक दिन मैं पापा का सपना पूरा करके दिखाऊंगी।
सीमा की मेहनत और त्याग से गांव के लोग भी प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक माँ अब अपने परिवार के लिए हर कठिनाई का सामना कर रही है। एक दिन अचानक राजू को होश आ गया। राजू को होश में आते देख सीमा बहुत खुश हो गई। राजू, तुम्हें होश आ गया। ऊपर वाले ने मेरी मेहनत और दुआएं सुन ली। सीमा, मैंने तुम्हें और चमेली को बहुत परेशान किया। नहीं राजू, तुम हमारी ताकत हो। जब तक तुम ठीक हो रहे थे मैंने हर जिम्मेदारी संभाली और देखो अब सब कुछ ठीक हो रहा है। इसी बीच राजू की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। डॉक्टर की दवाओं और सीमा की देखभाल ने जहर का असर कम कर दिया। चमेली की पढ़ाई चलती रही और कुछ सालों बाद पढ़ लिख कर उसकी नौकरी लग गई। माँ और पिताजी, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी मेहनत और त्याग की वजह से हूँ। नहीं बेटी, ये सब तुम्हारी माँ की कुर्बानी है। उसने हमारे परिवार को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। सीमा का त्याग और राजू का साथ दोनों ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की। गांव वाले आज भी उनकी कहानी को अपने बच्चों को सुनाते हैं। ये माँ के त्याग की कहानी हमें सिखाती है कि माँ का समर्पण किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है और परिवार को जोड़कर रखता है। तो दोस्तों, इसी तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें।